नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आज की कक्षा में। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने व्यतिरेकी विधि को लेकर चर्चा की थी। कौन सी विधि? व्यतिरेकी विधि। और व्यतिरेकी विधि में जो व्यतिरेकी विधि और विधियों की बात करें तो विधियों में इसका जो क्रम था वो था 14 नंबर पे। इससे आगे जो हम चर्चा करने वाले हैं वो विधि होगी ध्वन्यात्मक विधि, यानी 15 नंबर की जो विधि होगी, 15 नंबर की जो विधि होगी वो है ध्वन्यात्मक विधि। ध्वन्यात्मक विधि में क्या होता है ये चर्चा हम करेंगे विस्तार पूर्वक। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप इसका क्रम ध्यान में रखें। सबसे पहले इस विधि का जो क्रम है वो है प्रिय विद्यार्थियों 15 नंबर, यानी हमने पिछली कक्षा में 14 तक जो विधियों का क्रम था उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज जो हम जिस विधि के बारे में चर्चा करें वो है ध्वन्यात्मक विधि, यानी 15 नंबर की विधि है ध्वन्यात्मक विधि। इसमें जो क्या होता है कि माइकल सेमर इसके जो प्रवर्तक हैं कि माइकल सेमर के अनुसार जब छोटे बालकों को समान ध्वनि वाले कुछ शब्द लिखकर दे दिए जाते हैं और फिर उन शब्दों के अनुसार बालकों से नए शब्दों की रचना करवाते हैं ना, तो बालक रुचिकर तरीके से बहुत सारे नए शब्द बना लेता है। जो ध्वन्यात्मक विधि होती है इसमें माइकल सेमर के जो अनुसार जब छोटे बालकों को समान ध्वनि वाले कुछ शब्द लिखकर दिए जाते हैं और फिर उन शब्दों के अनुसार ही बालक नए शब्दों की रचना करते हैं, तो बालक रुचिकर तरीके से बहुत सारे नए शब्दों का निर्माण करता है। जैसे हम बात करें कल, चल, बल या काम, धाम, यानी ध्वनि एक ही अंतिम वर्ण है तो इनका एक समांतर रूप होगा। तो ऐसे जो वर्णों का या शब्दों का जो निर्माण होता है ना वो ध्वन्यात्मक विधि के अंतर्गत किया जाता है। और इस विधि का जो उपयोग की बात करें, तो इस विधि को उपयोग उस समय की भी किया जाता है कि जब किसी भक्तिकालीन कवि जैसे रसखान, सूरदास आदि की रचनाओं को पढ़ना होता है, क्योंकि इन रचनाओं में भी प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति को समान ध्वनि शब्दों से जोड़ा हुआ होता है। जैसे खैर, बैर, जैसे आपने देखा होगा कि निर्मल, जैसे मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ कि निर्मल निर्दय राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन में निर्मल करे सुबाय। तो ये छवाय और सुबाय यानी इसमें अंत में ये का उच्चारण हो रहा है ना, तो इसे ये ऐसे उदाहरण जो होते हैं ना ध्वन्यात्मक विधि के अंतर्गत माने जाते हैं। फिर हम इस विधि के गुण की बात करें तो यह मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि। और इसके द्वारा बालक रुचिकर तरीके से समान ध्वनि वाले बहुत सारे शब्दों की रचना कर पाता है। भक्तिकालीन रचनाओं के शिक्षण को रोचक बनाती है, ये इसके गुण होंगे। फिर दोष की बात करें तो कई बार बालक निरर्थक शब्दों का भी निर्माण कर देते हैं और समय अधिक खर्च होता है, ये इसके दोष हैं। फिर इसके बाद में हम चर्चा करें तो अगली जो हमारी विधि है प्रिय विद्यार्थियों वो है श्रुति लेखन विधि। कौन सी विधि? श्रुति लेखन विधि, जिसका क्रम है नंबर 16। श्रुति लेखन विधि में क्या होता है कि प्रिय विद्यार्थियों, भाषा शिक्षण में जब एक शिक्षक सभी बालकों को शुद्ध शब्द लेखन सिखाने का प्रयास करता है ना, तो इसके लिए वह पाठ के किसी अंश या 20 कठिन शब्दों का चुनाव करता है तथा स्वयं उन शब्दों को शुद्ध रूप से उच्चारित करता है एवं बालक सुनने के आधार पर शुद्ध जो रूप से लिखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद शिक्षक स्वयं प्रत्येक बालक की उत्तर पुस्तिका की जांच करता है और गलत पाए गए शब्दों के गोला बनाते हुए और वह स्वयं शुद्ध रूप से लिखता है और फिर बालक को 10-10 बार बार शुद्ध लिखने के लिए, मतलब 10-10 शब्द बार बार शुद्ध लिखने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा करने से बालक में शुद्ध शब्द लेखन का विकास होता है। जैसे हम बात करें कि एक शुद्ध जो श्रुति लेखन होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि अध्यापक कोई भी शब्दों का लिखने के लिए विद्यार्थियों से अवगत करवाता है और उसको जांच के लिए देता है। फिर जो अगर गलत शब्द होंगे, जैसे मैंने कहा उज्ज्वल, तो उज्ज्वल में अब ये उज्ज्वल विद्यार्थियों ने गलत लिखा, उज्ज्वल क्या लिखा? गलत लिखा। तो अध्यापक क्या करेगा? इसके गलत शब्दों के गोला कर देता है और फिर कहेगा कि प्रिय विद्यार्थियों, उज्ज्वल इस प्रकार से लिखा जाता है, फिर उसका सही रूप बताता है। ये विधि है श्रुति लेखन विधि। फिर श्रुति लेखन विधि के गुण की बात करें तो इसके गुण क्या होते हैं कि यह एक तो मनोवैज्ञानिक विधि है, सबसे इंपॉर्टेंट यह कौन सी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि। और बालकों में भाषा शुद्धता का विकास होता है और जो बालक है ना, तो बालक में श्रवण कौशल एवं लेखन कौशल, इन दोनों में ही क्या होती है? वृद्धि होती है। दोनों, श्रवण
और जो लेखन कौशल है, सुनना कौशल और लेखन कौशल, इनमें दोनों में क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर इसके दोष की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो इसका जो दोष होते हैं ना, इसमें समय अधिक खर्च होता है। समय एक तो अधिक खर्च होता है, और योग्य शिक्षकों का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। फिर हम बात करें तो अगली जो हमारी विधि है रस स्वादन विधि, रसास्वादन विधि। और इस विधि में क्या होता है, सबसे पहले इस विधि के जो क्रम की बात करें तो ये नंबर 17 पे आती है। कौन से नंबर पे, 17वें नंबर की विधि हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रसास्वादन विधि, रसास्वादन यानी रस स्वादन विधि। और इसमें क्या होता है कि भाषा शिक्षण में जब एक एक शिक्षक किसी पद्य पाठ से मतलब है कविता को जो पढ़ाता है ना, तो वह सबसे पहले उस कविता के शब्दों का अर्थ बतलाता है, यानी शब्दार्थ, जो कठिन शब्दार्थ होते हैं, और फिर उसके बाद उसके भावों को स्पष्ट करता है। कौन करता है ये सब, अध्यापक करता है। तथा अंत में कविता को कविता के तरीके से गाकर सुनाता है। पहले शब्दों, कठिन शब्दों को बताता है, फिर उसमें कविता के शब्दों का अर्थ बतलाता है, और फिर उसके बाद उसे भावों को स्पष्ट करता है। फिर अंत में अध्यापक क्या करता है कि कविता के तरीके से गाकर, यानी लय ताल के साथ कविता का वाचन करता है। तब सभी बालक भी शिक्षक का अनुकरण करते हैं और कविता को गाने लगते हैं, जिससे कक्षा कक्ष का वातावरण कविता में हो जाता है और कविता के असली रस की अनुभूति होती है। इसलिए इस विधि को रसास्वादन विधि कहते हैं। फिर से समझने की कोशिश करें कि जो पद्य पाठ होते हैं ना कविता वाले, इसमें सबसे पहले अध्यापक कठिन शब्दों का अर्थ बताता है। कठिन शब्दों का क्या बताता है, अर्थ बताता है। फिर उसके भावों को स्पष्ट करता है, और अंत में क्या करता है कि कविता को लय ताल यानी गीतों के माध्यम से उसे गाकर सुनाता है। और फिर विद्यार्थी भी क्या करते हैं कि अध्यापक का अनुकरण करते हैं। जैसे अध्यापक गाएगा, लय ताल से गाएगा, उसी प्रकार विद्यार्थी भी गाते हैं। ये रसास्वादन विधि होती है। और इसमें कविता पाठ पढ़ाते समय इसका उपयोग सबसे अंत में होने के कारण इसे उपसंहार विधि भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है कि कौन सी विधि का नाम उपसंहार विधि, यानी किस विधि को उपसंहार विधि भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा रसास्वादन विधि। कौन सी विधि, रसास्वादन विधि। इसे उपसंहार विधि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि कविता पाठ पढ़ाते समय इसका उपयोग सबसे अंत में होता है, और अंत में होने के कारण इसे उपसंहार विधि भी कहते हैं। अगली बात करें तो भाषा संसर्ग विधि। कौन सी विधि है, भाषा संसर्ग विधि। और भाषा संसर्ग विधि क्या होती है, सबसे पहले तो इसके क्रम की बात करें तो ये 18 नंबर की विधि है। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, 18वें नंबर की, जिसका नाम है भाषा संसर्ग विधि। भाषा शिक्षण में जब एक बालक को बिना वर्णमाला का ज्ञान करवाए, जब शब्दों को ज्ञान दिया जाता है ना, और कम से कम समय में बालक को पुस्तक पढ़ना सिखा दिया जाता है, तो यह भाषा संसर्ग विधि होती है। प्रिय विद्यार्थी, समझने की कोशिश करें। हम बातें कर रहे हैं भाषा शिक्षण को लेकर, भाषा संसर्ग विधि को लेकर। तो भाषा शिक्षण में जब एक बालक को बिना वर्णमाला का ज्ञान करवाए, मतलब बिना स्वर व्यंजन का ज्ञान करवाए, जब शब्दों का ज्ञान दिया जाता है और कम से कम समय में बालक को पुस्तक पढ़ना भी सिखा दिया जाता है, तो यह भाषा संसर्ग विधि के अंतर्गत बातें होती हैं। उसके आगे चर्चा करें तो सर्वप्रथम जो 1992 की बात करें तो सर्वप्रथम 1992 ईस्वी में लोक जुम्बिश, नाम ध्यान रखना, लोक जुम्बिश परियोजना के माध्यम से भारत देश में भाषा संसर्ग विधि का प्रचलन हुआ। फिर से कह रहा हूँ कि जो सर्वप्रथम भाषा संसर्ग विधि का जो प्रचलन है ना, वो 1992 ईस्वी में, कितने में, 1992 ईस्वी में लोक जुम्बिश परियोजना के माध्यम से भारत देश में भाषा संसर्ग विधि का प्रचलन हुआ। और वर्तमान में एक बालक कम से कम समय में पढ़ना लिखना सीख जाता है। कौन सी विधि के कारण, भाषा संसर्ग विधि के कारण। इसके गुणों की बात करें तो बालक में जब शब्द ज्ञान शीघ्रता से पैदा हो जाता है, तो बालक कम समय में पुस्तकें पढ़ने लग जाता है। फिर से समझे, हम बात करें भाषा संसर्ग विधि के गुणों की, तो बालक में शब्द ज्ञान शीघ्रता से पैदा होता है, पहला गुण। दूसरा गुण, बालक कम समय में पुस्तक पढ़ने लग जाता है। फिर इसके कुछ दोष में है प्रिय विद्यार्थियों। तो हम बात करें, इस विधि का उपयोग करने से बालक में वर्णमाला का ज्ञान विकसित नहीं हो पाता। क्यों, वर्णमाला तो सिखाई नहीं जाती, सीधा सीधा शब्दों का प्रयोग करना सिखाया जाता है। तो
तो इसमें वर्णमाला का ज्ञान विकसित नहीं होता, ये इसका मुख्य दोष है। बालक में व्याकरणीय अशुद्धता पैदा हो जाती है, तो इससे क्या होता है, बालक में जो व्याकरण की अशुद्धता ये पैदा हो जाती है, यानी शुद्धता का अभाव पाया जाता है, ये इसका मुख्य दोष है। इसके बाद में हम चर्चा करें तो हमारी जो विधि आती है 19वें नंबर की, वो है समवाय विधि। कौन सी विधि प्रिय विद्यार्थियों? समवाय विधि, जिसका विधियों में कर्म की बात करें तो कौन से नंबर की पढ़ रहे हैं हम? 19वें नंबर की। इसका नाम क्या है? समवाय विधि। तो समवाय विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है, यानी सबसे मोस्ट विधि है। इसमें क्या होता है कि समवाय से अभिप्राय उस शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें एक बालक को अपने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि एक बालक शिक्षा प्राप्ति के बाद उस दिशा में प्रगति कर सके जिसके लिए वह अपने सामाजिक जीवन और सामाजिक व्यवहारों को समझते हुए समायोजित या संतुलित जीवन आधार प्राप्त कर सके। सबसे पहले इस प्रकार का जो विचार की बात करें, जो समवाय विधि में इस प्रकार का जो विचार था, वो प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले 19वीं सदी में फ्रोबेल, नाम ध्यान रखना, फ्रोबेल के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने कहा था कि बालक को जीवन केंद्रित शिक्षा दी जानी चाहिए। ध्यान रखना कि बालक को जीवन केंद्रित शिक्षा देने जाने का जो सबसे पहले सुझाव दिया, वो किसने दिया? फ्रोबेल ने। किसने दिया? फ्रोबेल ने। कौन सी सदी में? 19वीं सदी में। कौन सी सदी में? 19वीं सदी में। 20वीं सदी के प्रारंभ में अमेरिका के जो विद्वान थे जॉन डीवी, इन्होंने क्या कहा कि सामंजस्यकरण की शिक्षा का विचार दिया। इन्होंने सामंजस्यकरण की जो शिक्षा थी इसका विचार दिया। कब? 20वीं सदी में। और कहाँ के विद्वान थे ये? अमेरिका के। ये ध्यान रखना, जिसके अनुसार एक बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसको सामाजिक वातावरण को संतुलित बनाए रखने से संबंधित होता है। फिर बात करते हैं उपयुक्त विचारों से प्रभावित होकर। देखो इनके विचारों से प्रभावित होने वाले कौन थे? जो थॉर्नडाइक हैं, स्किनर हैं, थॉर्नडाइक हो गए, स्किनर और गेट्स आदि ने समवाय का विचार दिया, जिसके अनुसार तात्कालिक वातावरण का अथवा सामयिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था की गई या हो। उपयुक्त विचारों का प्रभाव भारतीय दार्शनिक गांधी जी पर आया, जिन्होंने 1937 में, बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखना कि ये जो उपयुक्त जो विचार थे इनका प्रभाव भारतीय दार्शनिक जो गांधी जी, महात्मा गांधी जी थे, इन पर आया और इन्होंने 1937 में बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी। तो आपके लिए जो प्रश्न बनने वाला है, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है प्रिय विद्यार्थियों, आप ध्यान रखेंगे कि बुनियादी जो शिक्षा थी, बुनियादी शिक्षा थी, इसका जो अवधारणा थी कौन सी सन में दी गई? 1937 में। और बुनियादी शिक्षा का जो सुझाव या अवधारणा देने वाले थे वो कौन थे? महात्मा गांधी जी। ये बातें आप ध्यान रखेंगे, आगामी परीक्षाओं के लिए दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद में हम चर्चा करें तो इसमें आगे कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में और चर्चा करें तो, और अपने अभिन्न मित्र जो गांधी जी ने 1937 में बुनियादी शिक्षा की अवधारणा रखी और इन्होंने अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर जाकिर हुसैन को वृद्धा में रहते हुए इस अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य सौंपा। तो इन्होंने कार्य किसको सौंपा? डॉक्टर जाकिर हुसैन को। कहाँ पे? वृद्धा में। और जो उन्होंने 1937 से 1939 के बीच कार्य करते हुए इस अवधारणा को भारतीय शिक्षा में समायोजित किया। डॉक्टर जो जाकिर हुसैन जी थे, इन्होंने भी 1937 से लेकर 1939 तक, 37 से लेकर 1939 के बीच इसके बीच कार्य किया और इस अवधारणा को भारतीय शिक्षा में समायोजित किया। तो आप ध्यान रखना कि बुनियादी शिक्षा देने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। और कब दिए? 1937 में। ये था आज के क्लास का हमारा मुख्य उद्देश्य। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और हम इसी प्रकार आगे की जो विधियाँ हैं उनके बारे में भी विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।